हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स। मेरे चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। माई सेल्फ गौतम। डियर, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डियर मैं आपको एक चीज़ कह दूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर, तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या है चैप्टर डियर? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और आज हमारा इस चैप्टर की पहली क्लास है। और मैं आज हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास फर्स्ट चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है डियर, तो अब बात आती है यहाँ पे डियर सबसे पहले कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है। देखिए, अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग करने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। तो डियर चलिए मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ें बता के कराता हूँ और बाकी मैं यहाँ पे आपको थ्योरी भी कराऊँगा, अकाउंटिंग की थ्योरी भी कराऊँगा। उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। तो सपोज मान लीजिए डियर, देखिए सपोज मान लीजिए रामलाल, हमारा ये रामलाल, देखिए मैंने बनाया हुआ फिगर, ये रामलाल है। रामलाल बैठा हुआ है, सोच रहा है कि चलो यार कोई ना कहीं ना कोई ना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो रामलाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए ये इसका एक बिजनेस है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए रामलाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कुछ ट्रांजेक्शन किए डियर। क्या किया उसने? कुछ ट्रांजेक्शन्स किए। और वो ट्रांजेक्शन दो तरह के ट्रांजेक्शन किया उसने। एक तो यहाँ पे गुड्स परचेज करके लाया और एक बिजली का बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वो भी हाउस होल्ड यानी अपने घर का। तो सबसे पहले डियर यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि भाई इसने रामलाल ने जो दो ट्रांजेक्शन किया था उसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे बिजनेस की। तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस से रिलेटिव होती है। घर से रिलेटिव अकाउंटिंग हम अलग चीज़ पढ़ेंगे, वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो ज्वाइंट वेंचर है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ बिजनेस अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है डियर, तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई रामलाल ने अपने बिजनेस के लिए दो ट्रांजेक्शन करके लाया। एक तो वो गुड्स परचेज करके लाया, देखिए फर्स्ट नंबर पे वो गुड्स परचेज करके लाया। और सेकेंड नंबर पे उसने अपने घर का बिजली का बिल पे करके आया। तो अब सबसे पहले तो डियर इसमें से ये देखिए कि भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन है कौन। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो हाउस होल्ड जो होता है वो घर से बिजनेस से रिलेटिव तो है नहीं। तो बिजनेस जो हाउस होल्ड है उसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए काट रखा है। और जो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा डियर, वो गुड्स परचेज जो है वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाई सबसे पहले हम एक बिजनेस के अंदर यानी अकाउंटिंग की प्रोसेस है डियर, याद रखिएगा यही चीज़ें आप आगे चल के समझोगे कि अकाउंटिंग स्टार्ट करने का पहला प्रोसेस यही होता है कि बिजनेस अब अगर आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे जो आप बिजनेस जिस चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन दो किया था, एक गुड्स परचेज करके लाया था और घर का बिल पे किया था। तो इन दोनों में से सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया गया। तो जो गुड्स परचेज था वो बिजनेस क्या था, बिजनेस ट्रांजेक्शन था। ठीक है डियर, तो चलिए जरा प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस बिजनेस ट्रांजेक्शन के होते हैं। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है नोट डियर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, आइडेंटिफिकेशन किया। किसका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, यानी दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर भाई सीधी सी बात है बिजनेस ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन आती है तो भाई सीधी सी बात है आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल की बात आई है डियर, तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल की जब बात आ गई है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो फाइनेंशियल होता है ना डियर, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल होता है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर होती क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखिए फाइनेंशियल ईयर होता है फाइनेंशियल
ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल ईयर तैयार करती है, ठीक है, एक तरह का लो ही होता है ये। तो बिजनेस क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि फर्स्ट अप्रैल टू 31, यानी कि ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा एक तरह का फाइनेंशियल ईयर है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है वो इसी रूल से चलता है, यानी कि 1 अप्रैल को अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 31 मार्च 2000, मतलब 31 मार्च को, जैसे सपोज मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप पूरा एक साल कब लेके जाओगे, 31 मार्च 2022 में आपका एक साल पूरा हो जाएगा, यानी कि बिजनेस का ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया होगा आपको। आगे चल के और बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है डियर। कुछ यहाँ पे देखिए, चलिए जब बात हुई है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की, जब बात ही हुई है तो फाइनेंशियल मैं आपको बता ही देता हूँ कि देखिए, एक तो अर्ली होता है ये बिजनेस, क्या होता है डियर, ये अर्ली होता है। अर्ली का मतलब पूरे साल का होता है, और एक हाफ अर्ली होता है। हाफ अर्ली का मतलब 6 महीने में, यानी कि भाई 1 अप्रैल को अगर बिजनेस आपने स्टार्ट किया, देखो पहला होता है, ये सेकेंड नंबर पे आता है। देखो 1 अप्रैल को अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि भाई सितंबर जो होता है वो 30 का होता है, ठीक है ना। 30 सितंबर को 30 सितंबर को आपका बिजनेस, यानी ये हाफ अर्ली चल रहा है। क्या चल रहा है डियर, ये हाफ अर्ली चल रहा है। बात समझ में आ रही है ना, ये हाफ अर्ली है, ठीक है। यानी कि अप्रैल लीजिए, पूरा अप्रैल जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर 30 का होता है, तो सितंबर में आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है, यानी हाफ अर्ली, यानी 6 मंथ का। फिर थर्ड इसमें आ जाएगा भाई 1 अक्टूबर को, यानी कि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी कि ये आपका जो ये 31 मार्च, ये यानी कि हाफ में, मतलब साल में आप एक टाइम बुक कीपिंग करोगे, फाइनेंशियल मतलब जो भी आप बनाओगे, अकाउंटिंग जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो साल में एक बार, ठीक है। अगर आप हाफ हाफ अर्ली पे कर ले हो तो आप 2 बार अपनी बुक को बनाओगे, मतलब जो भी आपका अकाउंटिंग लिखने का प्रोसेस होगा वो 2 बार करोगे। और कुछ क्वार्टरली भी चलता है डियर। क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में 3 आ जाते हैं। सीधी सी बात है, क्वार्टरली का मतलब होता है कि भाई 4, मतलब यहाँ पे जैसे ये कहते हैं ना, 1 रुपये के 4 भाग होते हैं, 25 25 25 25। तो कहने का मतलब क्वार्टरली जब स्टार्ट करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल को अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून, कौन से जून को, 30 जून को आपका बिजनेस कॉल हो जाएगा, 30 जून, ठीक है, 30 जून। और फिर वो आपका स्टार्ट हो जाएगा भाई, सेकेंड जो हो जाएगा आपका क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर जो होगा 1 जुलाई, यानी कि आपका 1 जुलाई। 1 जुलाई को अगर आपने पूरा जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30 सितंबर, सितंबर को आपका बिजनेस, यानी कि थर्ड क्वार्टर जो बनेगा सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 1 अक्टूबर को अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को आपने, आपका थर्ड क्वार्टर हो गया। उसके बाद आपका बच गया फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर आपको 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी टू 31 मार्च, ठीक है डियर। अगर आप क्वार्टरली बिजनेस कर रहे हो तो आप अपनी बुक को 4 बार लिखोगे, अपनी बुक में 4 बार फाइनेंशियल ईयर तैयार करोगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि मैंने कहा कि साल में आप एक बार, और ये आपका क्वार्टरली होता है डियर। क्या होता है ये क्वार्टरली होता है। बात समझ में आ गया ना, ये आपका क्वार्टरली होता है। बात समझ गए? तो क्वार्टर में आप 4 बार बुक कीपिंग करते हो, बुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो। और अगर आप हाफ अर्ली करते हो तो साल में 2 बार आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे। अगर साल में आप एक बार कर रहे हो डियर तो आप एक बार ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए जरा आप बात कर लेते हैं हम प्रोसेस के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहला क्या होता है कि बिजनेस अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जब आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया डियर, तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस आपका आता है वहाँ पे कि भाई मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि मेजरिंग, आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करिए कि हाँ भाई ये मैंने गुड्स ले आया, ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो आपने आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को जो आइडेंटिफाई किया उसको मेजर करोगे किस में, मनी के टर्म में, यानी मनी वैल्यू में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मनी वैल्यू में, यानी कि मनी के टर्म में।
बात समझ में आ रही है। मनी का टर्म मतलब सपोज मान लिया कि मैंने भाई ये गुड्स आइडेंटिफाई करके लाया, ट्रांजेक्शन कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कितने का आता है। तो सेकंड जो प्रोसेस होता है, सपोज मान लीजिए कि मैंने ये 10,000 का मेरा पूरा मतलब मैंने इसका मनी की वैल्यू 10,000 रख लिया कि ये 10,000 की मेरी मनी वैल्यू बनी है, यानी जो मैंने माल यानी जो मैं गुड्स जो मैं ट्रांजेक्शन को खरीद के लाया हूँ, ठीक है, परचेज करके लाया, उसकी कीमत जो थी, उसकी जो कॉस्ट थी वो 10,000 थी। तो सेकेंड नंबर पे आपका आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। ठीक है डियर। उसके बाद जब हम मेजर कर लेते हैं, यानी कि पहला प्रोसेस क्या था डियर हमारा आइडेंटिफिकेशन का, दूसरा प्रोसेस क्या था डियर हमारा मेजरिंग का। अब जो तीसरा प्रोसेस आता है वो होता है हमारा, देखिए जो तीसरा प्रोसेस होता है वो होता है रिकॉर्डिंग का। किसका होता है? रिकॉर्डिंग का। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं कोई चीज़ आइडेंटिफाई करके ला रहा हूँ, उसको भाई मेजर कर लिया, तो उसको कहीं ना कहीं तो लिखूंगा, क्योंकि मुझे तभी तो याद रहेगा कि हाँ यार मैं लिखा रहूंगा तो मुझे याद रहेगा कि हाँ इस दिन मैंने ये चीज़ें खरीद के लाया। अब बिजनेस में आपको पता होना चाहिए डियर, बिजनेस में हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। बिजनेस में हर चीज को क्या किया जाता है डियर? रिकॉर्ड किया जाता है। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है रिकॉर्डिंग। देखिए तीसरे नंबर पे रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं डियर? देखिए पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या था? मेजरिंग। अब तीसरा नंबर जो आता है उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल बुक के अंदर। किसमें करते हैं डियर? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। अभी इसको आगे चल के आपको अच्छे से बता दूंगा कि जर्नल क्या होता है। यानी कि एक किताब होती है, एक बुक होती है, जिसमें हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे हमने आइडेंटिफाई किया था ट्रांजेक्शन को कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेकेंड नंबर पे हमने उसको कन्वर्ट मतलब मनी की वैल्यू में, मनी के टर्म में उसको कन्वर्ट किया था कि भाई यहाँ 10,000 का पूरा मेरा कॉस्ट थी इसकी। फिर उसको मैंने लिखा कहाँ? एक जर्नल बुक बनाई थी, उस बुक के अंदर हमने इसको लिख दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तीसरे नंबर पे रिकॉर्डिंग था। अब डियर आता है हमारे फोर्थ नंबर पे। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पे। तो देखिए फोर्थ नंबर पे क्या होता है? यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आता है क्लासीफाइंग। क्या आता है? फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास, देखिए क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या था डियर? कि पहले नंबर पे मैंने क्या किया था? आइडेंटिफाई किया था। सेकेंड नंबर पे हमने उसको मेजर किया था, और थर्ड नंबर पे हमने क्या किया था? यहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया था जर्नल में। तो जर्नल में डियर क्या होता है कि जर्नल के अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। आपने जो सेल किया है, जो परचेज किया है, जो लिया है, जो दिया है, उधार की एंट्री, कैश की एंट्री, सारी इसी के अंदर होती है। एक तरह का जर्नल प्रॉपर बुक होती है। तो जब ये सारी चीज़ें, एक तरह का कहने का मतलब है ना, एक तरह का ये थैला होता है। क्या होता है? एक तरह का ये थैला होता है, ठीक है ना। एक बैग होता है, कैरी बैग होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन भाई कैरी बैग के अंदर जब सारी चीज़ें रखेंगे तो उसको क्लासीफाइंग भी तो करेंगे ना डियर। क्लासीफाइंग नहीं करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, सारी उसी के अंदर मिक्स हो जाएंगी। तो उसीलिए हम फोर्थ नंबर पे करते हैं क्लासीफाइंग, यानी कि परचेज एक जगह निकाल दिया, सेल को एक साइड निकाल दिया। तो परचेज और सेल को जब एक साइड निकालते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लेजर बुक की सहायता से, किस बुक की सहायता से निकालते हैं डियर? लेजर बुक होता है एक हमारा, लेजर बुक की हेल्प से हम क्लासीफाइंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि भाई जो हमारी ये जर्नल थी, जर्नल के अंदर सारी चीज़ें थी, जर्नल के अंदर क्या थी? सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब चलिए जरा मैं आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मान लीजिए भाई ये जो है रामलाल है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये रामलाल है, ठीक है। और ये भाई जॉब करता है, सपोज ये जॉब करता है, ठीक है, ये जॉब करता है। और यहाँ पे ये इसका घर है, सपोज मान लीजिए ये इसका घर है, ठीक है। और यहाँ पे रामलाल की जो वाइफ है, कोई भी मान लीजिए ये रामलाल की वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे रामलाल की वाइफ है, ठीक है, वाइफ, ठीक। तो ये क्या कर रही है कि रामलाल जब जॉब से घर पे आता है, ठीक है ना, घर पे आता है, तो उसकी वाइफ क्या कहती है कि भाई एक काम करिए, जाइए आप मार्केट चले जाइए, ठीक है। वो क्या करती है? रामलाल को भाई 1,000 रुपीज़ देती है, 1,000 रुपीज़ देती है कि आप मार्केट चले जाइए। कहाँ चले जाइए डियर? मार्केट जाके आप एक सामान लेके आइए। सामान लेके मतलब उन्होंने एक लिस्ट बना दी, पूरा एक लिस्ट बना दी, भाई चावल लेके आना है, ठीक है। भाई सीधी सी बात, चावल लेके आना है। सेकेंड नंबर पे बोला उन्होंने आटा लेके आना है। थर्ड नंबर पे भाई तेल लेके आना है, ठीक है। और भाई फोर्थ नंबर पे बोला सब्जियां भी लेके आना है। भाई तो कहने का मतलब बहुत सारी, मतलब एक लिस्ट बना के दे दी इन्होंने, ठीक है। बहुत सारी लिस्ट बना के दे दी इन्होंने, बात समझ रहे हो ना। लिस्ट बना के दे दी। भाई रामलाल अब मार्केट जाएगा, सपोज यहाँ पे मार्केट,
ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट है, जब रामलाल घर से मार्केट की तरफ निकलता है, रामलाल जब यहाँ पे आता है घर से, अब यहाँ पे इनको एक कैरी बैग भी मिल जाता है भाई कि जाओ मार्केट में जाओ, इस बैग के अंदर मतलब रामलाल की वाइफ 1000 रुपीज़ भी देती है और एक लिस्ट भी बना के दे देती है। यहाँ पे ये लिस्ट है, सामान की लिस्ट है, और एक साथ में कैरी बैग भी दे देती है। यहाँ पे ये क्या है, कैरी बैग है, ठीक है डियर, ये कैरी बैग है, बात समझ में आ रहा है। कैरी बैग दे देती है और कहती है जाके सारा सामान लेके आइए। तो सबसे पहले तो रामलाल जब मार्केट जाएगा तो भाई रामलाल सबसे पहले क्या करेगा कि भाई जो पर्ची के अंदर जो सामान है सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई करेगा ना। सबसे पहले क्या किया उसने, आइडेंटिफाई किया। चलिए, सबसे पहले नंबर पे उसने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब चावल, आटा, तेल, सब्जियां, जो भी चीज़ थे, चीनी था, सब कुछ जो भी चीज़ें था उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो सेकेंड नंबर पे जो आइडेंटिफाई कर लिया उसने, मतलब फर्स्ट नंबर पे जब आइडेंटिफाई कर लिया, तो आइडेंटिफाई कर लिया तो भाई अब क्या करेगा, वो कीमत भी तो पूछेगा ना। यानी सेकेंड नंबर पे वो मेजरिंग पूछेगा कि भैया हाँ बता दीजिए इसकी कीमत क्या है टोटल। वहाँ पे वो पूछेगा ना भाई इसकी कॉस्ट क्या है ये तो बता दीजिए, टोटल कॉस्ट क्या बनी है इसकी। चलो भाई वो कॉस्ट भी दे दिया। अब कॉस्ट देने के बाद वो क्या करेगा डियर, तीसरे नंबर पे क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड कहाँ करेगा, वो जो कैरी बैग लेके गया था, कैरी बैग के अंदर क्या करेगा, वो सारी सब्जियों को, सारी चीज़ों को कैरी बैग के अंदर डाल दिया। बात समझ में आ रही है, सारी चीज़ों को उसने कैरी बैग के अंदर डाल लिया। देखो यहाँ पे तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया, यहाँ पे मेजरिंग कर लिया उसने, ठीक है, और तीसरे नंबर पे उसने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ पे, एक कैरी बैग के अंदर। और जो ये कैरी बैग है ना डियर, इसी को कहते हैं जर्नल। बात समझ में आ रही है ना। अब उस कैरी बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें थी भाई, बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। तो जर्नल ही एक तरह का कैरी बैग होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें क्या की जाती है, मतलब रिकॉर्ड की जाती है। अब भाई जब कैरी बैग हो गया, चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करके अब घर पे लेके आएगा, तो क्या वो कैरी बैग वैसे ही रखेगा, नहीं ना। कैरी बैग के अंदर जो सामान है उस सामान को क्या करेगा भाई, उस सामान को वो क्लासीफाइंग करेगी उसकी वाइफ। भाई सीधी सी बात है, क्लासीफाइंग करने का मतलब है कि भाई सब्जियों को एक, मतलब जो आटा है उसको एक जगह पे करेगी, ठीक है ना, आटे को एक जगह पे करेगी, तेल को एक जगह पे करेगा, चावल को एक जगह पे करेगा, मतलब अलग अलग करेगी। उस कैरी बैग से अलग अलग करेगी, क्या करेगी, अलग अलग करेगी। बात समझ में आ रही है। तो वही चीज़ मैंने बताया है कि जो जर्नल था, जर्नल में से सारी चीज़ों को अलग अलग कर देना विद द हेल्प ऑफ लेजर बुक, उसी को कहते हैं क्लासीफाइंग। क्या कहते हैं डियर, उसी को कहते हैं क्लासीफाइंग। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अब क्लासीफाइंग तो कर लिया डियर। अब आएगा फिफ्थ नंबर पे जिसको कहते हैं समराइजिंग। क्या कहते हैं, समराइजिंग। अब भाई सीधी सी बात है, रामलाल की जो वाइफ थी उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने आपको 1000 रुपया दिया था, ठीक है ना। अब मुझे बताइए टोटल कितने का सामान आया है, टोटल कितने का सामान आया है। बात वही है ना भाई, टोटल कितने का सामान है। तो भाई वहाँ पे पता चलेगा कि भाई हाँ, मुझे मिला था 1000 रुपया, मैं 800 रुपये का सामान लेके आया। तो समराइजिंग का मतलब हमने वहाँ पे ये दिखाया, देखिए यहाँ पे समराइजिंग का मतलब ये होता है कि भाई सीधी सी बात है, बिजनेस के हिसाब से लेंगे तो टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है, उसी को कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। यानी कि लेजर की सहायता से हमने क्या कर लिया, सारी चीज़ों को देख लिया ना, सारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया। तो सारी चीज़ों को जब अलग अलग किया तो उनकी मेजरिंग भी अलग अलग हो गई। जब उनकी मेजरिंग भी अलग अलग हो गई तो हमें पता चल गया ना कि भाई टोटल सेल मेरी इतने की थी। देखिए टोटल सेल सपोज मान लीजिए 60,000 की थी, टोटल परचेज 80,000 की थी। तो भाई देखिए सीधी सी बात, एक चीज़ और बता दूं डियर, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि जब किसी बिजनेस में सेल अधिक हो, परचेज कम हो, तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर वहीं पे परचेज ज़्यादा हो रही है, सेल कम हो रही है, तो बिजनेस हमेशा लॉस में चल रहा होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ हमने टोटल सेल कितने का किया था और टोटल परचेज कितने का किया था। तो जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रामलाल और रामलाल की वाइफ का लेके चल रहा था वो वही चीज़ है कि भाई समराइजिंग करके बताया कि भाई 800 रुपये का तो मैं सामान लेके आया, तो लेफ्ट कितना बच गया, 200 रुपया लेफ्ट बच गया। तो भाई 200 रुपया वो दे दीजिए उन्हें। बात समझ में आए? यहाँ तक हो गया समराइजिंग करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब समराइजिंग करने के बाद डियर, उसके बाद एक बच जाता, देखो समराइजिंग जो करते हैं ना, समराइजिंग जब हम करते हैं तो देखिए इसी को कहते हैं, देखो टोटल सेल, टोटल परचेज, ये चीज़ें समराइजिंग की होती है। और समराइजिंग जब करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट और बैलेंस शीट। कहने का मतलब अभी जो हम सीखने वाले हैं क्लास 11th क्लास में, बस हम यहीं तक सीखेंगे, बैलेंस शीट तक। यानी कि हम आपको यहाँ
यहाँ पे बुक कीपिंग करना सिखाएंगे, यहाँ पे आपको लेजर बनाना सिखाएंगे, पहले जर्नल प्रिपेयर कराएंगे, फिर लेजर प्रिपेयर कराएंगे। लेजर से आपको फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस बनाना सिखाएंगे, बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ डियर कि आपको 11th क्लास में बस आपको बैलेंस शीट तक ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? कुछ एडजस्टमेंट है, वो सब चीज़ें मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डियर? तो पहले हमने कहा कि भाई जो 5th नंबर पे था, तो 5th नंबर पे मैंने क्या बताया आपको कि जो 5th नंबर पे है वो हमारा समराइजिंग था। और समराइजिंग हम किससे करते हैं? समराइजिंग जो होती है वो हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट और बैलेंस शीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, जब हमने भाई समराइजिंग भी कर लिया तो 6th नंबर पे आता है हमारे पास एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। ठीक है डियर? इसमें ये होता है कि भाई इसमें हम ये एनालिसिस कर लेते हैं कि यार मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि यार हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है कि भाई देखिए ना, यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, टोटल से 60 की था, टोटल परचेज 80 का है। तो भाई सीधी सी बात, अभी मैंने कहा था कि भाई जब परचेज हमारी ज़्यादा होती है तो कंपनी को लॉस फॉलो करना पड़ता है, और अगर सेल ज़्यादा है तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने यहाँ पे कहा था यहाँ पे एनालिसिस 6th नंबर पे हम क्या करते हैं? एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन करते हैं। बात समझ में? टोटल सेल पता चल जाती है, यहाँ से टोटल परचेज पता चल जाती है। क्लियर हो गई समझ में बात? ठीक है। जब यहाँ पे कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल लेती है तो अब इसके पास एक ऑप्शन और बचता है जिसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। क्या कहते हैं डियर? कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। तो कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स का मतलब होता है, अभी मैं यूजर्स के बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा कि यूजर दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल यूजर होता है बिजनेस के अंदर, एक एक्सटर्नल यूजर होता है। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी, भाई सपोज मान लीजिए कंपनी है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो भाई कंपनी अपने यूजर्स को, अपने इंटरनल यूजर्स हो गए या एक्सटर्नल यूजर्स को बताएगी ना कि हाँ भाई मेरा इस बार कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ है और अगले साल तक हमारा और प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करा जाए। तो इसके लिए कंपनी जो होती है अपने यूजर को इंफॉर्मेशन देती है, यानी रिजल्ट बता देती है कि भैया हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई है डियर, इसी को एक नाम दिया गया है, इसी को कहते हैं हम, ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि भैया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताइए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए, तो आपको यही 7 चीज़ों को क्लियर कर देना है। अगर 1-2 नंबर में आता है तो बस आप इसको बस लिख देना है सिंगल सिंगल करके। बात समझ में आ रही है ना कि प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होता है? पहला आइडेंटिफिकेशन होता है। सेकंड, देखिए पहले नंबर पे क्या मैंने बोला? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड नंबर पे मेजरिंग किया हमने। तीसरे नंबर पे जो था वो रिकॉर्डिंग किया। चौथे नंबर पे उसे क्लासीफाइंग किया। फिर हमने समराइजिंग किया। फिर हमने एनालिसिस किया। फिर कम्युनिकेटिंग टू यूजर किया। ये जो 7 चीज़ें होती हैं, देखिए इसको जो मैंने एक कहने का मतलब एक प्रोसेस चलता है अकाउंटिंग का डियर, आपका एक प्रोसेस चलेगा। ये नहीं कि आपने पहले आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो सीधे आप इधर से स्टार्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग, तो आपको अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। तो अकाउंटिंग का यही एक सिस्टमेटिक तरीका है। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, इसी को एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मतलब कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। चलिए, बात आती है कि भैया अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग क्या कहते हैं। देखो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया और कुछ नहीं, एक फॉर एग्जाम्पल है। लेकिन अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अकाउंटिंग कहती क्या है। जो मैंने अभी आपको आगे पीछे बताया है, जो पीछे मैंने बताया है वही चीज़ ये इस डेफिनेशन के अंदर, अकाउंटिंग के डेफिनेशन के अंदर यही चीज़ें आ जाएगी। तो देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है डियर? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, देखिए ये आर्ट वो पिक्चर बनाने वाला आर्ट नहीं है, ठीक है ना डियर? पिक्चर बनाने वाला आर्ट नहीं, ये याद रखिएगा। ये आर्ट एक तरह का कला होता है, ठीक है ना? देखिए अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर
and in terms of money transaction and events which are in a part at least of a financial character and interpreting the result thereof। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, देखो जो अभी मैंने पीछे आपको बताया है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, कि अकाउंटिंग एक तरह का कला होता है। किस तरह की कला होती है भाई? रिकॉर्डिंग करने की। भाई देखिए यहाँ से रिकॉर्डिंग करना, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग करना। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ना भाई, यहाँ पे मैंने कहा रिकॉर्डिंग करना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग। ये दो चीज़ें तो पता चल जाता है कि दो चीज़ों का, ये दो चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं। ये दो चीज़ें लिखे बस यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ पे मेजरिंग कर लिया। लेकिन जहाँ से हम अकाउंटिंग में लिखते हैं वो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है डियर। कहाँ से स्टार्ट होता है? रिकॉर्डिंग से। तो देखिए मैंने कहा कि अकाउंटिंग एक तरह का कला है, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का और समराइजिंग करने का। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट का मैनर का मतलब ये होता है कि डियर मतलब एक तरीका होता है। क्या होता है? एक तरीका होता है। एंड टर्म ऑफ मनी के ट्रांजेक्शन में। और अकाउंटिंग कभी भी क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं बताती है। क्वालिटेटिव का मतलब किसी की क्वालिटी को नहीं बताती है। अकाउंटिंग जब भी करेगी तो वो मनी के टर्म में, कोई चीज़ को वो मनी के टर्म में, देखो मनी के टर्म में, यहाँ पे टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे वो मनी के टर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चाहे वो ट्रांजेक्शन हो चाहे वो इवेंट्स हो, विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यही फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। ठीक है। और इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देर, और बाद में आपको पता चल गया था एनालिसिस करा, कम्युनिकेटिंग टू रिजल्ट, यानी रिजल्ट जो आता है उसको कम्युनिकेट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग क्या कहना चाह रहा था। जो मैंने आपको पीछे चीज़ें बताई है वही चीज़ें यहाँ पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आ गई। बात समझ में आ रही है ना डियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए जरा आगे मैं आपको बता देता हूँ कि डियर, अगर आपसे बोलता कि भाई प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताइए, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का एक तरीका होता है डियर, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आपको डेफिनेशन ना समझ में आती है, डेफिनेशन आपको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अकाउंटिंग प्रोसेस का एक तरीका बता देता हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसेस को आपको किस तरह से लिखिएगा। देखिए ये अकाउंटिंग प्रोसेस है डियर, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन, देखिए यहाँ पे मैंने लिया ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को क्या किया दिया? ट्रांजेक्शन को हमने पहचाना, उसको मनी के टर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने रिकॉर्डिंग किया। तो मैंने कहा ना डियर कि देखो रिकॉर्डिंग हम, पहले क्या होता था कि पहले जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो जर्नल एक बुक होती थी, ठीक है ना, एक जर्नल बुक होती थी और एक सब्सिडी बुक होती थी। देखिए यहाँ पे मैंने सब्सिडी बुक भी ले रखा है, देखिए यहाँ पे सब्सिडी बुक दे रखा है। तो सब्सिडी बुक में देखो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवल बुक, बिल्स पेबल बुक। तो सब्सिडी में क्या होता है कि सबके लिए, कैश के लिए अलग बुक बनानी है, परचेज के लिए अलग बुक बनानी है, सेल्स के लिए अलग बुक बनानी है, परचेज रिटर्न के लिए अलग बुक, सेल्स रिटर्न के लिए अलग बुक, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग बुकें चलती थी। लेकिन अब अकाउंटिंग ने एक चीज़ हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा कर दिया है कि सारी एंट्रियों को, चाहे वो कैश की एंट्री हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे उधार की हो, सबके लिए आपको एक जर्नल प्रॉपर बुक बना दिया है जिसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन, जो भी आप ओपनिंग ट्रांजैक्शन करोगे वो आप जर्नल प्रॉपर बुक में ही करोगे। ठीक है। जर्नल प्रॉपर यानी कि रिकॉर्डिंग आप इन सब में ना करके आप सिर्फ एक बुक यानी कि जर्नल प्रॉपर में करोगे। यानी कि ये एक तरह का आपका कैरी बैग हो जाता है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, ये आपका क्या हो जाता है? कैरी बैग हो जाता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे क्लासीफाइंग करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा क्लासीफाइंग विद द हेल्प ऑफ लेजर बुक। लेजर बुक के हिसाब से हम क्या करते हैं? हेल्प से हम उसको क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग करने के बाद हम समराइजिंग करते हैं। तो समराइजिंग जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो समराइजिंग जो होता है, ट्रायल बैलेंस, देखो समराइजिंग में ये भी तीन आ जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, बैलेंस शीट, ये भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें रिजल्ट पता चल जाता है। ये जो चीज़ें मैंने बताया ना, ये रिजल्ट बता देता है कि भाई यहाँ पे क्या, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। ठीक है ना, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, आपकी असेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती है हमें। ठीक है। तो यानी कि क्लासीफाइंग के बाद हम सीधे समराइजिंग करते हैं। तो समराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस से करते हैं। समराइजिंग किससे करते हैं डियर? ट्रायल बैलेंस से करते हैं। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाद हम रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट के बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। यही हमारा जो बैलेंस शीट है, यहीं तक हमें आप
हमें और आपको 11th क्लास में पढ़ना है, यानी कि बैलेंस शीट तक ही हमें प्रिपेयर करना है। और बैलेंस शीट जब पता चल जाती है तो बैलेंस शीट से अब हमें पता चल जाता है कि भाई कंपनी नेट प्रॉफिट में चल रही है या नेट लॉस में चल रहा है। ठीक है, जब आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हो जाता है तब आप क्या करते हो, अपने यूजर से कम्युनिकेट करते हो, यानी कम्युनिकेटिंग टू अपने यूजर से कम्युनिकेट करते हो। तो यहीं तक अकाउंटिंग कहती है, यही अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि देखिए यहाँ पर मैंने LHS साइड और RHS साइड लिया। तो RHS साइड में मैंने क्या किया है कि RHS साइड में ये जो देखिए लाइन आ रही है वो क्लासीफाइंग तक लिया है। तो कहने का मतलब डियर ये होता है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होता है बुक कीपिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बुक कीपिंग, और एक होता है अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग अगर मैं बात करूं कि भाई बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई से लेकर मेजरिंग से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर क्लासीफाइंग तक आप बुक कीपिंग कहते हो। क्या करते हो, बुक कीपिंग करते हो। और उसके बाद जो आप समराइजिंग से स्टार्ट करते हो, रिजल्ट एनालिसिस कम्युनिकेटिंग टू यूजर, वो आप अकाउंटिंग करते हो। क्या करते हो, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के दो पार्ट हो गए, यानी कि एक बुक कीपिंग हो गया और एक अकाउंटिंग हो गया। यानी कि ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई से लेकर क्लासीफाइंग तक आप बुक कीपिंग कर रहे होते हो, और उसके बाद यानी कि समराइजिंग से लेकर कम्युनिकेटिंग टू यूजर तक आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो। तो उम्मीद करता हूँ डियर आपको यहाँ तक तो पूरे मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जरा आप आगे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब उन्हीं चीज़ों को मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब डिटेल्स में करा दिया है कि भाई देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में कराया है। क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था डियर, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यार एक बात बताइए कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट है, कैसे पता चलेगा। जब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे, जब हम कोई चीज़ सेल करेंगे तो उसका हमें बिल या रिसिप्ट या मेमो मिलता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भैया हाँ ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ रही है। तो एक पहचान होती है, बिल एक पहचान है, परचेज बिल है, सेल बिल है, या परचेज रिसिप्ट है, या सेल्स रिसिप्ट, मतलब एक तरह की रिसिप्ट होती है, एक तरह का मेमो होता है। इनके बारे में भी आगे चल के आगे से चैप्टर में आपको बताऊंगा, बिल क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, मेमो क्या होता है। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट को आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आप बिल देखकर, रिसिप्ट देकर और मेमो देखकर पता लगाते हो कि हाँ ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। बात समझ में आ गई। सेकेंड नंबर पे मैंने कहा था कि भाई जो सेकेंड नंबर था, सेकेंड नंबर पे इन्होंने कहा था मेजरिंग इन द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया था कि जो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन था उसको मनी के टर्म में मेजर किया था। यही था ना पीछे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाओ, जो रिकॉर्डिंग करते थे। तो रिकॉर्डिंग मैंने कहा था कि भाई हम जर्नल में भी रिकॉर्ड करते हैं, हम बुक्स की सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अब ये जो चीज़ें नहीं चलती, अब हमें हमारे पास क्या चलता है, जर्नल प्रॉपर। यानी कि जर्नल प्रॉपर एक तरह से मैंने क्या बताया था, कैरी बैग, कि इसके अंदर सारी एंट्री आ जाती है। बाद में हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग कैसे करते हैं डियर, देखिए मैं अगर क्लासीफाइंग के बारे में बात करूं, आपकी क्लासीफाइंग क्या होती है, तो ये देखिए क्लासीफाइंग का मतलब होता है एक तरह का प्रोसेस होता है कि प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर बुक। यानी कि क्लासीफाइंग करता है कि भाई एक तरह के जो ट्रांजेक्शन है, सिमिलर का मतलब एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे लाके रख देना विद द हेल्प ऑफ लेजर बुक। ओपनिंग अकाउंट जो होता है वो लेजर बुक होता है, उसी के अंदर जाके हम रख देते हैं, तो वो हमारा क्लासीफाइंग होता है। यानी एक तरह का प्रोसेस होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट्स इन द लेजर बुक। बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ डियर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए जरा आगे समराइजिंग के बारे में बात कर लेते हो। तो जो समराइजिंग है डियर वो क्या है, देखिए समराइजिंग के बारे में मैंने कहा था विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट और बैलेंस शीट। समराइजिंग में आपको ये चार चीज़ें बनानी है। पहले आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा, जब लेजर बुक बना लोगे आप ना, जब लेजर बुक आप प्रिपेयर कर लोगे तो लेजर बुक के बाद आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस बनाना सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है डियर, समझ में आ रही है। उसके बाद आपको 6 नंबर पे रह जाता है एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। यानी कि ये बताता है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यानी कि एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन आपको ये बताता है कि जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या है भाई,
प्रॉफिट में जा रहे हो या लॉस में जा रहे हो, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता है। जब ये चीज़ें हमें पता चल जाती है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है, उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? हम अपने यूजर से कम्युनिकेट करते हैं, या चाहे वो हमारा इंटरनल यूजर होता है वो चाहे हमारा एक्सटर्नल यूजर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए ज़रा आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए, तो अब बता देता हूँ डियर यहाँ पे कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ठीक है डियर, अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, अभी मैं आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि बुक कीपिंग यहाँ पे जो है ये डिफरेंस है। क्या है डियर? ये डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। देखिए, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये जो है ये डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस बताइए। तो देखिए यहाँ पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जब भी आप डिफरेंस लिखते हो ना डियर, ऐसे ही लिखना, बेसिस बना लेना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो बेसिस सबसे पहले होता है कंसर्न। सबसे पहले कंसर्न क्या होता है कि बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? तो डियर देखिए, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग में हम आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, इन मेजरिंग इन मनी टर्म, यानी उसको हम मनी मेजरिंग द मतलब मनी टर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको क्लासीफाइंग करते हैं। यानी बुक कीपिंग में ये चार चीज़ें करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग आपको समराइजिंग करना सिखाता है, अकाउंटिंग आपको इंटरप्रिटेटिंग द कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, यानी कि इंटरप्रिटेटिंग एनालिसिस करना सिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस निकालना सिखा देता है, फिर आपको यूजर्स को कम्युनिकेट करना भी सिखा देता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है स्टेज। देखिए, जो बुक कीपिंग स्टेज होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है, और जो अकाउंटिंग होता है वो सेकेंडरी स्टेज होता है। पहले सेकेंड नंबर पे स्टेज के बारे में बताऊं तो जो बुक कीपिंग है डियर वो प्राइमरी स्टेज है, और जो आपका अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड में आता है परफॉर्मेंस। थर्ड में आता है आपको, थर्ड जो बेसिस है वो परफॉर्मेंस है। तो देखिए, बुक कीपिंग में जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। बात समझ में आ रहा है? जो बुक कीपिंग होता है वो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, यानी कि जूनियर स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा होता है, और जो आपका अकाउंटिंग होता है वो सीनियर स्टाफ काम कर रहा होता है, जो जिसको पूरी तरह से अकाउंटिंग आती है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप फोर्थ नंबर पे बात करूँ तो नेचर ऑफ जॉब, यानी कि जो जूनियर स्टाफ होते हैं वो क्लर्कियल एंड रूटीन इन नेचर का, कहने का मतलब बेचारे क्लर्कियल जॉब होता है, या रोज जाना, रोज आना, रोज काम करना, रोज जाके किताबें लिखना, तो ये क्लर्कियल एंड रूटीन जॉब हो जाता है। और यहाँ पे ये एलियाटिक एंड द डायनेमिक इन नेचर, यानी कि डायनेमिक का मतलब भाई हफ्ते में बंदा एक दिन गया, या 15 दिन में एक दिन गया, या 10 दिन में, या एक महीने में गया, जाके अकाउंटिंग करके चलाया। अकाउंटिंग डियर रोज रोज नहीं होती है। बात समझ आए? बुक कीपिंग आप रोज करोगे, लेकिन अकाउंटिंग आप रोज नहीं करोगे। बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए अकाउंटिंग क्या होता है, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए लिख दी जाती है, लेकिन बुक कीपिंग आपकी रोज होती है। बात समझ में आया? तो इसीलिए मैंने कहा था कि अकाउंटिंग के अंदर जो होता है वो सीनियर स्टाफ काम करता है, और बुक कीपिंग के अंदर जूनियर स्टाफ करता है। ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज होता है और ये सेकेंडरी स्टेज होता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक और रह गया, लास्ट में बच गया कि भाई जो रिलेशन, अगर मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में रिलेशन बताऊं तो रिलेशन क्या है? तो देखिए, जो बुक कीपिंग होता है वो बेसिस फॉर अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग करने का आधार है। कहने का मतलब डियर ये है कि अगर एक घर को मुझे बनाना है, अगर एक घर को मुझे बनाना है तो उसके लिए क्या नींव डालनी पड़ेगी ना। विदाउट नींव तो आप घर बना ही नहीं सकते ना डियर। तो उसी तरह अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो आपका जो आधार है वो बुक कीपिंग होता है। अगर बुक कीपिंग नहीं करोगे तो आप अकाउंटिंग कभी कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने कहा कि बेसिस फॉर अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का जो बुक कीपिंग होता है वो बेसिस होता है, और जो जो अकाउंटिंग होता है इट बिगन वेयर बुक कीपिंग एंड, ये तभी स्टार्ट होता है जब आप बुक कीपिंग एंड करते हो। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई आप तभी इसको स्टार्ट करोगे जब आप बुक कीपिंग को खत्म करोगे, तभी आप अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, या बुक कीपिंग खत्म करने से पहले आप अकाउंटिंग कभी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। अगर आपको पेपर में आता है तो बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, नंबर फुल मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा आपको।
ठीक है डियर। तो चलिए जरा हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी बता देता हूँ भाई डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग बता दिया। अब यहाँ पे एक 3 चीज़ें और बता देता हूँ मैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें, मैंने 2 चीज़ें तो आपको बता ही दिया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है अकाउंटेंसी, कुछ अलग नहीं है, ये नाम कुछ अलग नहीं है डियर, वही चीज़ है। बस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस अगर मैं बताऊँ अकाउंटेंसी होती क्या है, तो अकाउंटेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो अकाउंटेंसी होती है डियर, सिस्टम ये है एक तरह का सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज सिस्टमैटिक है, मतलब बिल्कुल सिस्टम से है, तो उसी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो कहने का मतलब जो बुक कीपिंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, पहले स्टार्टिंग बुक कीपिंग होती है, फिर अकाउंटिंग होती है, उसके बाद अकाउंटेंसी होती है। तो इसको आपको बस समझने की ज़रूरत है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिएगा कि जो अकाउंटेंसी होती है वो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज सिस्टमैटिक है तो उसी को आप अकाउंटेंसी कहते हैं। समझ में आ गई डियर? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए जरा आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी के कुछ और एडवांटेज के बारे में। भाई एडवांटेज क्या होते हैं अकाउंटेंसी, यहाँ पे देखो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। तो डियर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अकाउंटिंग के जो एडवांटेज होते हैं, अकाउंटिंग के जो एडवांटेज होता है, पहला एडवांटेज क्या होता है कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, अकाउंटिंग हम किसी चीज़ की अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग। अगर हम बिजनेस कोई कर रहे हैं तो बिजनेस अकाउंटिंग हम इसीलिए करते हैं कि हमें प्लानिंग करने में मदद मिल जाए, हमें डिसीजन बनाने में, डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए और बिजनेस को कंट्रोल करने में हमें हेल्प हो जाए, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत सारी चीज़ें बता देती है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का वो यही है कि हमें प्लानिंग करने में, हमें डिसीजन मेकिंग करने में, हमें कंट्रोल करने में बिजनेस को हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाइए। सेकेंड नंबर पे क्या एडवांटेज है इसका? सेकेंड नंबर पे एडवांटेज इसका ये होता है कि ये प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग होता है वो हमें एक चीज़ प्रोवाइड कराता है, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक, पूरी तरह से कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दे देता है कि कौन सी चीज़ हम कब लाए, कैसे लाए, किससे लाए, कितने का लाए, सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग बता देता है। हमने कैश में लिया है या उधार में लिया है, ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग बता देता है। समझ में आ रही है? उसके बाद तीसरा जो इसका एडवांटेज होता है वो होता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें एक और इंफॉर्मेशन देता है कि भाई हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होता है, इसके रिगार्डिंग में वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। कौन देता है डियर? अकाउंटिंग देता है। समझ में आ रहे हैं? तो ये एडवांटेज होते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाए, और फोर्थ नंबर पे एक एडवांटेज है इंफॉर्मेटिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ यार हम पिछली साल किस पोजीशन पे थे और इस साल किस पोजीशन पे। देखो जब बिजनेस होता है, बिजनेस जब होता है तो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, एक टाइप के बिजनेस बहुत लोग करते हैं। तो भाई भाई जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो उसकी पोजीशन भी अच्छी होती है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही कहने का मतलब जैसे स्कूल के अंदर क्या होता है कि स्कूल के अंदर जब स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आते हैं ना, वैसे बिजनेस के अंदर भी होता है। तो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस सेकंड पोजीशन पे है, मान लीजिए कोई बिजनेस पिछले साल सेकंड पोजीशन पे है और इस साल वो थर्ड पोजीशन पे आ गया, तो बताइए क्या हुआ? वो गिर गया ना नीचे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपका सेकंड पोजीशन पे है और इस साल सेकंड, लास्ट ईयर वो सेकंड पोजीशन पे था और इस साल उसके इंप्रूव हो गया, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो बताइए इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और उसी तरह अगर मान लीजिए वही स्टूडेंट थर्ड पोजीशन पे आ जाए तो दुख हो जाएगा यार कि मैं तो पिछले साल सेकंड पोजीशन पर, इस साल और नीचे आ गया, तो क्या करूं, कितनी मेहनत करूं कि आगे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊं। तो उसी तरह यहाँ पे जो बिजनेस होता है एक पोजीशन भी बता देता है कि यार हम पिछले साल किस पोजीशन पे थे और इस साल किस पोजीशन पे, ये भी इंफॉर्मेशन दे देता है अकाउंटिंग। ये इसके एडवांटेज होते हैं। बात समझ में आ रही है? उसी तरह हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो हमारी देनदारियां होती है ना, देखो लायबिलिटीज का मतलब होता है डियर देनदारियां,
अभी आगे के आप जब आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको लायबिलिटीज, असेट्स, कैपिटल सबके बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी समझो कि जो लायबिलिटीज होती है उसको कहते हैं देनदारियाँ। जो हमारी देनदारियाँ होती है ना, जो हमारी देनदारियाँ होती है ना, उसके लिए क्या करता है डियर, जो हमारी देनदारियाँ होती हैं, ठीक है, उसके उस मतलब एक तरह से मतलब सारी चीज़ों को वो क्या करता है, एक तरह से असेस करता है। बात समझ में आया? उसके बाद हेल्पफुल इन राइजिंग लोन। अगर आपको बिजनेस में, अगर आपको सपोज मान लीजिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो जो अकाउंटिंग होती है ना, लोन प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जो बिजनेस का बैलेंस शीट होता है, मान लो सपोज आप बैंक में गए, आप अपने बिजनेस को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोन लेने जाओगे, चाहे आप वो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो या गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, तो वो जब लोन लेने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा भाई किस बेस पे मैं आपको लोन दूं, तो आप कहोगे जी मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी बैलेंस शीट है, देख लीजिए। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में सारी चीज़ें अच्छे से मतलब सही से लिखी हुई हैं, आपको नेट प्रॉफिट दिखा रखा है, लायबिलिटीज़ कम है आपकी, मतलब बिजनेस आपका प्रॉफिट में ही चलता है, तो हर कोई आपको लोन देने से कतराएगा नहीं, हर कोई आपको लोन देगा। तो लोन, राइजिंग लोन, मैंने कहा कि जब हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें अकाउंटिंग बड़ी मदद करती है। तो उस बैलेंस शीट से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो लोन देने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, चलिए जरा आगे के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक मिनट होल्ड करिए जरा। देखिए अब हम बात करते हैं जरा, अभी हम पीछे बात किए थे भाई यूजर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि भाई एडवांटेज क्या क्या होते हैं, समझ में आ गई ना एडवांटेज। अब हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे यूजर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है भाई, यूजर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में तो मैंने कहा कि भाई यूजर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर होता है और एक एक्सटर्नल यूजर होता है। कौन सा? एक इंटरनल यूजर होता है, एक एक्सटर्नल। एक बिजनेस के दो यूजर्स होते हैं, कोई भी बिजनेस आप करो आपके पास दो यूजर्स होंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल के बारे में अगर बात करूं, बिजनेस का इंटरनल जो यूजर्स होता है वो ओनर्स होता है, यानी बिजनेस का मालिक। दूसरा मैनेजमेंट, वहां का जो मैनेजमेंट है वो हो गया। तीसरा जो वहां के एम्प्लॉइज, जो वर्कर हैं, वो भी आपके इंटरनल ही कहलाएंगे क्योंकि वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड। उम्मीद करता हूं आपको इंटरनल यूजर समझ में आ गया। ओके डियर, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर के बारे में। तो एक्सटर्नल जो यूजर होते हैं वो बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। भाई मैंने अभी क्या कहा था आपको कि पीछे अभी जो मैंने एडवांटेज बताया था कि भाई अकाउंटिंग हमें लोन देने में मदद करती है, मतलब लोन लेने में हमें राइजिंग लोन यानी हेल्पफुल होती है। तो भाई अगर हमें मान लीजिए कि भाई किसी बैंकर्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, तो वो आपको किस बेस पे लोन देगा? आपकी अकाउंटिंग देख के ही तो देता है, यही देख के देता है ना। तो जो भी एक्सटर्नल यूजर है वो आपको किस बेस पे दे देगा पैसे भाई? क्योंकि आपको देखेगा कि नहीं ये बंदा अच्छा है, बिजनेस अच्छा करता है, नाम है इसका, तभी तो देगा। तो जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं वो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आता है इन्वेस्टर। अगर कोई इन्वेस्टर है आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो किस बेस पे पैसा इन्वेस्ट करेगा? किस बेस पे पैसा इन्वेस्ट करेगा डियर? कि आपका बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, आप प्रॉफिट हर साल कमा मतलब ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है ना, आप प्रॉफिट हर साल मतलब रात दो दोगुनी चार चौगुनी आप कर रहे हो, कहने का मतलब एग्जांपल है, मुझे तो बोलने भी नहीं आता बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप प्रॉफिट मतलब साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो बंदा कहेगा यार यार उस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है क्योंकि प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादा अर्न होता है, तभी तो इन्वेस्टर आपको कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा। बात समझ में आया? क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन से होते हैं? क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमें उधार में कुछ देते हैं। बिजनेस को जब उधार में कोई चीज़ देता है, भाई मान लीजिए कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं मेरा एक नाम है, तो हर कोई भाई किसी की दुकान के यहाँ से गया भाई जाके वो चीज़ें लेके आओ, तो बंदा गया, हमारी कंपनी से कोई बंदा गया, चलो भाई ठीक है जाके लेके आओ यार, मेरा नाम ले लेना, तो मेरा नाम चल रहा है। अगर मेरा नाम चला तो मेरे नाम से हर कोई दे रहा है कि हाँ यार वो बंदा सही है, वो दे देता है पैसे, दे दो इसको उधार। अगर वही बंदा कोई अच्छा नहीं हो, पैसे टाइम पे नहीं देता है, तो कोई भी आपको उधार देगा नहीं, कोई भी आपको बिजनेस में उधार नहीं दे सकता। तो क्रेडिटर भी आप
में इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई अगर आप टाइम टू टाइम पैसे दे रहे हो तो क्रेडिटर भी आपको उधार देने में इंटरेस्ट रखेंगे। बात समझ में आ रही है। और गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दो यार, गवर्नमेंट तो सबसे पहले नज़र गड़ाए रखती है कि यार ये बिजनेस कर रहा है बंदा, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो बिजनेस में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो नज़रें गड़ाए रखती है। जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं ना, टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो नज़रें गड़ाए रखता है कि यार इतना प्रॉफिट कमा रहा है बंदा, बैलेंस शीट में दिखा रहा है, लेकिन ये टैक्स पे नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा रहता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। और कंज्यूमर ले लो जी, कंज्यूमर कौन होते हैं डियर? कंज्यूमर के बारे में अगर बात करूँ तो कंज्यूमर जो उपभोक्ता लोग होते हैं, हिंदी में उनको उपभोक्ता बोलते हैं। जस्ट लाइक मैं, आप लोग, ये कंज्यूमर तो हैं भाई। किसी कंपनी की चीज़ को हम तभी तो खरीदेंगे जो हमारे लिए अच्छी होगी। हम उस कंपनी की चीज़ को क्यों खरीदें जो वो खराब हो जाती है? नहीं खरीदेंगे ना। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी अगर कोई चीज़ बना रही है तो मार्केट में उसकी जो सेलिंग होती है उसी बेस पे होती है कि जब उसकी चीज़ें अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो कंज्यूमर भी उसी चीज़ को लेना पसंद करता है कि हाँ यार इस चीज़ को ले लो। ठीक है, बात समझे? तो कंज्यूमर भी जो होते हैं ये एक्सटर्नल होते हैं, कंज्यूमर एक्सटर्नल होते हैं, ये भी इंटरेस्ट आपके बिजनेस में रखते हैं। और पब्लिक, वही चीज़ समझ लो, कंज्यूमर या पब्लिक समझ लो, तो पब्लिक भी एक तरह का एक्सटर्नल यूजर होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूजर्स के बारे में समझ में आ गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए डियर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस हैं ना डियर, वो 3 तरह के ब्रांच होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे एक कहा गया है ना, जैसे हम हिंदुओं में एक नाम दिया गया है, 3 जो गॉड हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश ही समझो। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात समझ में आ रही है? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है डियर, वो कहती है कि भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्या सिखाएगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपको रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट क्लासीफाइड करना सिखाएगी, समराइजिंग करना सिखाएगी, रिजल्ट निकालना सिखाएगी, कम्युनिकेट टू यूजर्स को कम्युनिकेट करना सिखाएगी। बस ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है वो असिस्टेंट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज सर्विस, यानी कि किसी सर्विस की, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना। ये जो पेन है, इस पेन की लागत अगर 10 रुपीज़ है तो वो 10 रुपीज़ हमारे मतलब कंज्यूमर तक आते आते ये 10 रुपीज़ की हो गई, तो इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी होगी, ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है। कौन सिखाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है। ठीक है डियर, उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो ये क्या करता है? जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, डिसीजन मेकिंग। तो ये जो मैनेजमेंट होता है ये एक तरह का सिर्फ मैनेजमेंट करना सिखाएगा। ये सिर्फ आपको बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, आपको डिसीजन लेने में, आपको प्रॉफिट, कॉस्ट प्रॉफिट निकालने में, फंड जारी करने में, ये सब चीज़ें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाता है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पास जाके अगर आप कहते हो कि भाई मुझे कॉस्ट निकालना सिखाओगे, तो ये सीधे मना कर देगा, भैया मैं तो सिर्फ प्रॉफिट निकालना सिखाता हूँ, मैं कॉस्ट निकालना नहीं सिखाता हूँ। अगर आपको कॉस्ट सीखना है तो मेरी एक और ब्रांच है दिल्ली में, वहाँ पे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग सीख लीजिए। ठीक है ना? पीके मूवी देखी है ना डियर? पीके मूवी में क्या बताया है कि भैया हमारा एक जो बाबा जो होते हैं वो कहते हैं ना, आमिर खान कहता है ना कि भाई अब भगवान ये थोड़ी ना कहेगा कि बेटा मेरा एक और ब्रांच है हिमालय में, जाके वहाँ पे पूजा करो, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पे चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ डियर, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना सिखाएगा, कॉस्ट निकालना नहीं सिखाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये कहेगा भैया मेरी एक और ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे आपको कॉस्ट निकालना सिखाएगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के पास जाके ये कहोगे जी मुझे मैनेजमेंट सिखा दोगे, तो वो मना कर देगा, भाई मैं तो यार मुझे मैनेज करना नहीं आता भाई, मुझे कॉस्ट निकालना आता है। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखने है ना, मेरी एक ब्रांच है वहाँ पे चले जाइए, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह अगर मैनेजमेंट के पास जाके कहोगे भाई मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखा दो, कहीं भैया मैं देखो प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाता हूँ, मैं तो बस आपको मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा, आप तो प्रॉफिट अगर निकालना है ना, आपको प्रॉफिट सीखना है, लॉस सीखना है, तो आप मेरे फाइनेंशियल एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे मिलेगा।
बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद कर रहा हूँ डियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ डियर कि ये जो दो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती हैं, ये जॉब सीकर होती हैं। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, ये बहुत बड़ा एक तरह का पेड़ है, समझो कि एक तरह का पेड़ है। ये तो इनकी टहनियाँ हैं, ये तो इनकी इसकी टहनियाँ हैं डियर। मैं बताऊं तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, जॉब प्रोवाइडर होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको जॉब प्रोवाइड कराती है, ये तो सिर्फ जॉब सीकर है। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, जब आप बीकॉम में जाओगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ये जब कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हो डियर, तो कहते हैं ना देख भाई आपको सीए और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, तो वो चल के आगे मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बस आप थोड़ा बहुत समझेंगे, जो सिर्फ आपको बैलेंस शीट तक ही प्रिपेयर करवाना है यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको मैंने सिखाया। तो ब्रांचेस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ डियर आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया। कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अगर बताऊँ तो अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ओके डियर, चलिए जरा आगे थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास आता कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यार हम अकाउंटिंग जो करते हैं किस उद्देश्य से करना चाहिए भाई हमें। अकाउंटिंग जो है वो हमें कुछ ऑब्जेक्टिव बताए कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है यार, ये तो बता दो। अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं? तो अकाउंटिंग जब हम करते हैं कुछ उद्देश्य से करते हैं। क्या कि भैया रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट को हम रिकॉर्ड करना सीखते हैं, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉसेस को डिटरमाइन करना सीख जाते हैं, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना सीख जाते हैं, और मैनेजमेंट करना भी सीख जाते हैं, और कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, जो अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अपने यूज़र से कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, और प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट, यानी कि ये बिजनेस असेट को प्रोटेक्ट करती है। बिजनेस असेट को क्या करती है डियर? प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है अकाउंटिंग भाई। तभी तो हमें पता चलता था कि भाई जब हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो डियर हमें पता नहीं चलता कि हमारा असेट कितने की बची है, हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है। बात समझ रहे हो ना? तो उसी तरह जो ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग की, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये 6 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप पेपर में आता है तो बस ऐसे ही लिखना, फुल नंबर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है डियर, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग था। अब आता हमारे पास नेक्स्ट एक और रह गया, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड चैप्टर पे, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक। ठीक है डियर, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, अब इसका एक लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है? मैंने कहा डियर जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन होती है ना, देखो अगर मैं अकाउंटिंग की लिमिटेशन के बारे में आपको अगर बताऊं कि भाई अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती है, तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो मैं कहूँ कि अकाउंटिंग जो होती है ना, वो पूरी तरह से सटीक नहीं मानी गई है। अभी जैसे मैंने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया है कि भाई देखो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो कुछ सिखाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ और सिखाती है, और फाइनेंशियल कुछ और सिखाती है। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसे ही मैंने कहा कि जो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग पूरी तरह से सटीक नहीं मानी गई है। ठीक है, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन, भाई देखो मुझे कॉस्ट से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के पास जाऊंगा, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटिव कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके पास जाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज़ें मैंने बताया कि भाई जो अकाउंटिंग होती है पूरी तरह से सटीक नहीं मानी गई। दूसरे नंबर पर आता है कि अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू, यानी कि कहने का मतलब जो अकाउंटिंग होती है वो एक तरह से इंडिकेट करती है, डज नॉट इंडिकेट करती है रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि वसूली योग्य जो मूल्य होती है, मतलब वसूली बोलते हैं यहाँ पे, जो मूल्य होता है उसको मतलब ये इंडिकेट नहीं करती है। और अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, मैंने अभी बताया कि भाई जो अकाउंटिंग होती है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट, मतलब क्वालिटी चीज वाली चीज़ों को इग्नोर करती है। क्वालिटी चीज़ों को बताएगी नहीं, वो सिर्फ आपको मनी के टर्म की चीज़ों को बताती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद एक और रह गया हमारे पास, यहाँ पे 2 और रह गए कि अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज, यानी कि जो मूल्य में जो परिवर्तन होता है ना, उसको अकाउंटिंग हमेशा इग्नोर करती है। और अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग एक तरह की विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे विंडो को खोलना बंद करना, वैसे अकाउंटिंग की क्या होती है, हर साल में क्या होती है, 1 साल का अंदर फिर बंद करना, फिर चालू करना, बंद करना, चालू, यही तो होता है, इसी को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास थी
यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा वो एक ही क्लास में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बात करेंगे अगली क्लासेस में सेकेंड चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।